बोलना पहले। आज हम लोग जो है रूल्स एंड फैलेसीज में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। किस अवस्था या किन अवस्थाओं में यदि कोई हो तो वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य केवल दो पदों को और प्रत्येक को दो बार व्याप्त करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम एक ऐसी वैलिड मूड को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि दो पदों को दो बार व्याप्त करें। तो जैसा कि स्पष्ट है कि एक पद तो उसमें मध्यम पद होना चाहिए और जो दूसरा पद है वह मुख्य अथवा अमुख्य कोई भी हो सकता है। तो अब हम पूरी एनर्जी इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि क्या मध्यम पद अपने दोनों प्रयोगों में व्याप्त हो सकता है कि नहीं। तो यहां हम फोर्सिबली मिडिल टर्म को उनके दोनों अकरेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहली आकृति है, मान लीजिए, तो मुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद तब व्याप्त होगा जबकि यह ए अथवा ई प्रपोजिशन हो। फाइन। एंड इन माइनर प्रेमिस मिडिल टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इफ वी एक्सेप्ट minor premise to be either E or O। अब देखिए यहां पर माइनर प्रेमिस क्योंकि निषेधात्मक है और जैसा कि हम नियम 4 के अंतर्गत देखे हैं कि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर नियम 4 का उल्लंघन होगा और जिसके परिणाम स्वरूप युक्ति अवैध होगी और वह निषेधात्मक आधार वाक्य दोष से फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस से सफर करेगी। तो यदि हमने अमुख्य आधार वाक्य को ई या ओ तर्क वाक्य माना है तो मुख्य आधार वाक्य को हमें ए तर्क वाक्य मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम यह होगी कि क्योंकि एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो नियम 5 की रक्षा हेतु निष्कर्ष को भी निषेधात्मक होना पड़ेगा। ई अर्थात ओ प्रपोजिशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो मुख्य आधार वाक्य मुख्य पद है वह निष्कर्ष में व्याप्त होगा, किंतु यह मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है क्योंकि यहां पर हमने मुख्य आधार वाक्य को ए तर्क वाक्य लिया है और इसके परिणाम स्वरूप युक्ति अवैध है और अनियमित मुख्य पद दोष से ग्रसित है। फैलेसी ऑफ इल्सिट मेजर यहां पे कमिट हो रहा है और इसलिए सिलोजिज्म इनवैलिड है। PM, SM, therefore SP, यहां पर मिडिल टर्म को अपने दोनों प्रयोगों में व्याप्त कराने के लिए इन दोनों आधार वाक्य को हमें निषेधात्मक मानना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप युक्ति अवैध होगी और निषेधात्मक आधार वाक्य दोष से ग्रसित होगी। Fallacy of exclusive premises, just because both the premises are negative, it is violation of rule 4। इस प्रकार से हम अन्य आकृतियों में भी परीक्षण करने में कोई भी अवस्था वैध नहीं पाते हैं
जिसमें कि दो पद अपने दोनों प्रयोगों में व्याप्त हो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था या किन अवस्थाओं में यदि कोई हो तो वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य में दो विध्यात्मक आधार वाक्य और निषेधात्मक निष्कर्ष होंगे। अगर आपको याद हो रूल 5, नियम 5, जहां पर हम यह पाते थे कि अगर एक भी आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष विध्यात्मक नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ी स्थिति उससे अलग है। यहां पर हम यह कह रहे हैं कि दोनों आधार वाक्य तो विध्यात्मक हो किंतु निष्कर्ष निषेधात्मक हो। तो सामान्यतः अगर हम विचार करें तो यह कैसे संभव है कि विध्यात्मक आधार वाक्यों से निषेधात्मक निष्कर्ष की प्राप्ति हो? क्योंकि ऐसा होने का अर्थ तो यह हो गया कि युक्ति अवैध है। गलत ढंग से हम निषेधात्मक निष्कर्ष को विध्यात्मक आधार वाक्य एफर्मेटिव प्रीमिसेस से डिराइव कर रहे हैं। लेकिन इसको भी हमें डिमॉन्स्ट्रेट करने की जरूरत है। सो लेट अस मेक एन अटेम्प्ट। और इसमें हमारा प्रयास यही होगा कि डेलिबरेटली दोनों प्रीमिसेस को हम एफर्मेटिव एक्सेप्ट करेंगे और कंक्लूजन को निगेटिव। अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम क्या होगी? चलिए पहले पहली आकृति में ही देख लें तो बात समझ में आ जाएगी। दोनों आधार वाक्यों के विध्यात्मक और निष्कर्ष के निषेधात्मक होने का अर्थ ये हुआ कि निष्कर्ष ई अथवा ओ तर्क वाक्य होगा, और यदि निष्कर्ष ई अथवा ओ तर्क वाक्य है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अपने मुख्य पद को निष्कर्ष अवश्य व्याप्त करेगा, और यह मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में विध्यात्मक तर्क वाक्य होने के कारण अव्याप्त होगा, और इस कारण से नियम 3 का उल्लंघन होगा और युक्ति अनियमित मुख्य पद दोष से ग्रसित होगी। अगर हम सेकंड फिगर पे विचार करें, पीएम एसएम देयरफॉर एसपी, यहां तो बड़ा सिंपल लॉजिक कि अगर दोनों प्रीमिसेस को हम नेगेटिव एक्सेप्ट करते हैं तो मिडिल टर्म will remain undistributed in both the occurrences just because your middle term is at predicate place and it cannot be distributed by any affirmative proposition, क्योंकि मध्यम पद विधेय के स्थान पर है और कोई भी विध्यात्मक तर्क वाक्य मध्यम पद को व्याप्त नहीं करा पाएगा। इसी प्रकार से हम थर्ड और फोर्थ फिगर में भी जाएंगे तो यह पाएंगे कि हमें कोई भी ऐसी वैध अवस्था प्राप्त नहीं होगी जिसके अंतर्गत दोनों आधार वाक्य तो विध्यात्मक हो और निष्कर्ष निषेधात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 8, किस आकृति या किन आकृतियों में यदि कोई हो तो वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य में एक विशिष्ट आधार वाक्य और सामान्य निष्कर्ष होगा? किस आकृति या किन आकृतियों में? ये स्पष्ट है कि यहां पे हमें चारों आकृतियों पे विचार करना चाहिए। जब ऐसे अगर कोई प्रश्न स्टार्ट हो, इन विच फिगर और फिगर्स, और कंडीशन क्या है ये रख रहे हैं? कंडीशन ये रखते हैं कि निष्कर्ष तो सामान्य हो और कोई एक आधार वाक्य विशिष्ट हो। Let us start with first figure.
यहां पर हम किसी ऐसी वैध अवस्था की किसी भी आकृति में तलाश कर रहे हैं जिसमें कि निष्कर्ष तो सामान्य हो किंतु कोई एक आधार वाक्य विशिष्ट हो। अब देखिए, क्योंकि आधार वाक्य दो है, तो इसमें किस आधार वाक्य को हम विशिष्ट तर्क वाक्य में स्वीकार करें, इस पर भी विचार करना पड़ेगा, और जिसका निर्धारण दुरूह कार्य है। लेकिन निष्कर्ष जो है आपका एक ही होता है, तो क्यों ना हम निष्कर्ष, सामान्य निष्कर्ष से किसी एक आधार वाक्य के विशिष्ट तर्क वाक्य की ओर प्रोसीड करें। हाँ, लेकिन सामान्य निष्कर्ष होने का भी अर्थ ये हुआ कि निष्कर्ष या तो ए तर्क वाक्य होगा अथवा ई तर्क वाक्य होगा। सामान्य निष्कर्ष का अर्थ ए अथवा ई, प्रपोजिशन। फाइन। नाउ क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, तो पहले हम कंक्लूजन को ए के रूप में विचार करें और फिर किसी एक आधार वाक्य को विशिष्ट तर्क वाक्य के रूप में देखते हुए कोई वैध अवस्था तलाशें, और दूसरी परिस्थिति में यदि अगर निष्कर्ष को हम ई मानते हैं तो किसी एक विशिष्ट आधार वाक्य के साथ क्या कोई वैध अवस्था संभव है, इस पर हम विचार करेंगे। ओके, यदि निष्कर्ष ए तर्क वाक्य है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अमुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है। ओके, और इस अमुख्य पद को अमुख्य आधार वाक्य में व्याप्त कराने के लिए इसे ए अथवा ई तर्क वाक्य मानना पड़ेगा। किंतु अमुख्य आधार वाक्य ई तर्क वाक्य नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि निष्कर्ष ए तर्क वाक्य है, तो किसी भी निषेधात्मक आधार वाक्य से विध्यात्मक निष्कर्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? फाइन। सो माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमें इसे ए तर्क वाक्य एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि नियम 2 की रक्षा हेतु, जिसमें मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए, और लेकिन एक शर्त यह भी है कि एक आधार वाक्य विशिष्ट तर्क वाक्य हो। तो ऐसी स्थिति में यदि हम अमुख्य आधार वाक्य को विशिष्ट तर्क वाक्य मानते हैं तो हमें इसे आई तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा। ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ होने पर निष्कर्ष को विध्यात्मक नहीं रख सकते हैं। निष्कर्ष विध्यात्मक है और एक विशिष्ट या अंशव्यापी तर्क वाक्य को हमको स्वीकार करना है, तो अमुख्य आधार वाक्य को आई तर्क वाक्य स्वीकार करना हमारी तार्किक बाध्यता होगी। किंतु ऐसी स्थिति में यह नियम 2 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा, युक्ति अवैध होगी और अव्याप्त मध्यम पद दोष से ग्रसित होगी। इट इज गोइंग टू सफर फ्रॉम द fallacy of undistributed middle term. It is clear-cut violation of rule 2 because middle term is not distributed in any of its occurrence. यदि निष्कर्ष ई तर्क वाक्य है तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर निष्कर्ष ई तर्क वाक्य है तो पहली आकृति में मुख्य आधार वाक्य को हमें निषेधात्मक स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे कि मुख्य पद यहां पर व्याप्त हो जाए। अच्छा, ठीक है। और साथ ही साथ में हम यह भी चाहेंगे कि मध्यम पद व्याप्त हो जाए। तो मध्यम पद हम जो है
अमुख्य आधार वाक्य में व्याप्त नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें अमुख्य आधार वाक्य को निषेधात्मक तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी हम मुख्य आधार वाक्य को निषेधात्मक मान लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मुख्य आधार वाक्य को ई तर्क वाक्य मानना चाहिए। क्योंकि निष्कर्ष ई तर्क वाक्य है, तो वह अपने अमुख्य और मुख्य दोनों पदों को व्याप्त करेगा, और यह अमुख्य पद अमुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त रहेगा, क्योंकि प्रश्न की शर्त यह है कि अमुख्य आधार वाक्य को हमें विशिष्ट स्वीकार करना है। एक आधार वाक्य विशिष्ट और मुख्य आधार वाक्य ऑलरेडी सामान्य है, तो इसमें विशिष्ट मानना पड़ेगा, और विशिष्ट मानने के साथ ही साथ में इसे अंशव्यापी विध्यात्मक आई तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों निषेधात्मक नहीं हो सकते हैं। और आई निष्कर्ष ई आई ई होने पर अमुख्य पद यहां पर अव्याप्त होगा, जो कि निष्कर्ष में व्याप्त हो गया है। इसी प्रकार से दूसरी आकृति में अगर हम आए, then again conclusion is to be either A or E. It can't be A. Why? इसलिए कंक्लूजन A नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मध्यम पद को आधार वाक्य में व्याप्त कराना है, और मध्यम पद को आधार वाक्य में व्याप्त कराने के लिए हमें आधार वाक्य को निषेधात्मक स्वीकार करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष ई है, तो मुख्य आधार वाक्य को मान लीजिए हम ई तर्क वाक्य मान लें, तो उससे यह लाभ होगा कि मुख्य पद और मध्यम पद व्याप्त हो गया। लेकिन देन अगेन the same problem, the second premise is to be particular, that is I for time being, और जहां पे अमुख्य पद अव्याप्त है, इसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पे अनियमित अमुख्य पद दोष पाएंगे, fallacy of illicit minor term, क्योंकि यहाँ पर यह अव्याप्त है। तो इस प्रकार से और आकृतियों में दिखाया जा सकता है, लेकिन सामान्य अगर आपके ऑब्जर्वेशन हो तो हम यह कहेंगे कि यदि हम निष्कर्ष को ई तर्क वाक्य लेते हैं, तो हमारी अपेक्षा यह होगी कि जो आधार वाक्य हैं वह मुख्य अमुख्य मध्यम पद तीनों को व्याप्त कराएं। लेकिन समस्या फिर यह हो जाएगी कि अगर कोई एक आधार वाक्य ई तर्क वाक्य हो जाएगा और दूसरा आधार वाक्य विशिष्ट होगा, तो उसे हमें अंशव्यापी विध्यात्मक स्वीकार करना पड़ेगा, तो अधिकतम दो ही पद व्याप्त होंगे। अतः हमें कोई भी ऐसी वैध अवस्था किसी भी आकृति में प्राप्त नहीं होती है जिसके अंतर्गत निष्कर्ष तो सामान्य हो, किंतु एक आधार वाक्य अंशव्यापी या विशिष्ट हो। किन अवस्था या किन अवस्थाओं में यदि कोई हो तो द्वितीय आकार का मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य सामान्य निष्कर्ष के साथ वैध होगा। चलिए, ये थोड़ा आसान सवाल कर दिया गया। कंडीशंस को डाइल्यूट किया गया। सेकेंड फिगर विथ जनरल कंक्लूजन। सेकेंड फिगर PM SM therefore SP। तो यहां हम द्वितीय आकृति के अंतर्गत
किसी ऐसे वैध अवस्था को सामान्य निष्कर्ष के साथ में खोज रहे हैं। तो सामान्य निष्कर्ष यहां पर निश्चित तौर पर ई तर्क वाक्य होगा, ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए के होने पर मध्यम पद आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं हो पाए। फाइन। अब निष्कर्ष ई तर्क वाक्य है, तो मुख्य पद और मध्यम पद को हम एक साथ मुख्य आधार वाक्य में ई तर्क वाक्य स्वीकार करके व्याप्त करा सकते हैं। और तब ऐसी स्थिति में अमुख्य आधार वाक्य ए तर्क वाक्य होगा और इस प्रकार से ई आई ई सेकेंड एक ऐसी वैध अवस्था है जिसमें कि निष्कर्ष सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 10, किस आकृति या किन आकृतियों में यदि कोई हो तो वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त हो। मिडिल टर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द अकरेंसेस। याद होगा जब हम दूसरे नियम की बात कर रहे थे तो वहां हमने कहा था कि कोई भी वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य होगा तो उसमें मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए, अन्यथा युक्ति अवैध होगी और अव्याप्त मध्यम पद दोष से ग्रसित होगी। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि इस नियम 2 का परिमार्जन इस तरह से करना चाहिए, कम से कम नहीं अधिक से अधिक, अर्थात कि यह संभव नहीं है कि मध्यम पद अपने दोनों प्रयोगों में व्याप्त हो सके। और इसी बात को इस प्रश्न के अंतर्गत हमें दिखलाना है कि क्यों मध्यम पद के दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त होने पर युक्ति अवैध हो जाती है। यहां पर हम डेलिबरेटली मिडिल टर्म को उसके दोनों अकरेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे फोर्सिबली, और तब देखेंगे और पाएंगे कि कोई ना कोई नियम का उल्लंघन हो रहा है, युक्ति अवैध है और किसी निश्चित तर्क दोष से ग्रसित है। चलिए, मुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद को व्याप्त कराने के लिए इसे ए अथवा ई तर्क वाक्य मानना पड़ेगा। अमुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद को व्याप्त कराने के लिए इसे ई अथवा ओ तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्योंकि अमुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है तो नियम 4 की रक्षा हेतु मुख्य आधार वाक्य केवल ए तर्क वाक्य हो सकता है, अन्यथा युक्ति अवैध होगी और निषेधात्मक आधार वाक्य दोष से फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस से ग्रसित होगी। अब क्योंकि अमुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा। निष्कर्ष के निषेधात्मक होने पर मुख्य पद अवश्य व्याप्त होगा और यह मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है, अतः युक्ति अवैध है। युक्ति अवैध है और अनियमित मुख्य पद दोष से ग्रसित है, फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस से सफर कर रही है। सेकंड फिगर, तो इसको बड़े आसानी से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इसका सिंपल लॉजिक ये होगा कि मध्यम पद को दोनों आधार वाक्यों में व्याप्त कराने के लिए दोनों आधार वाक्य को हमें निषेधात्मक मानना पड़ेगा, जो कि स्पष्ट रूप से नियम 4 का उल्लंघन है, और युक्ति अवैध होगी और अनियमित युक्ति अवैध होगी और वह निषेधात्मक आधार वाक्य दोष से ग्रसित होगी। इट इज गोइंग टू सफर फ्रॉम
fallacy of exclusive premises, because here we have to accept both the premises to be negative for distributing your middle term in both the premises. इसी प्रकार से और भी आकृतियों में अगर हम देखेंगे तो परीक्षण के उपरांत यह पाएंगे कि कोई भी हमें अवस्था ऐसी नहीं प्राप्त होती है जो कि मध्यम पद को अपने दोनों प्रयोगों में व्यक्त कराए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 11 आपके कोर्स में नहीं है. लास्ट क्वेश्चन, क्या किसी वैध मानक निरपेक्ष न्यायवाद के निष्कर्ष में कोई अव्याप्त पद उनके आधार वाक्यों में व्याप्त हो सकता है? वेरी फनी. हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई टर्म कंक्लूजन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जो कि प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर आपको याद हो नियम 3, तो उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी वैध मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य में कोई भी पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता है जो कि आधार वाक्य में अव्याप्त हो. इसका ठीक उल्टा हम यहां पर देखने का प्रयास कर रहे हैं वैध अवस्था के रूप में कि कोई पद आधार वाक्य में तो व्याप्त हो लेकिन निष्कर्ष में अव्याप्त हो. अरे ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसा होगा तो युक्ति अवैध होगी कि ऑल ऑफ सडन कोई टर्म कंक्लूजन में कैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा जब वो प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन इतना कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, हल्का सा हमें इसके लिए डेमो देना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमारा अप्रोच क्या होगा कि डेलिबरेटली किसी टर्म को कंक्लूजन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड दिखाएं और उस टर्म को प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाएं. एक आध आकृति में दिखा करके भी हम बात को आगे छोड़ सकते हैं. पहली आकृति से शुरुआत करें. MP SM therefore SP. डेलिबरेटली चलिए हम यह प्रयास करें कि यह जो मुख्य पद है निष्कर्ष में अव्याप्त रहे और यह मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त हो जाए. ओके, तो देखिए मुख्य पद को मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त कराने के लिए इसे हमें ई अथवा ओ तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा. करेक्ट. अब यदि मुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा और निष्कर्ष के निषेधात्मक होने पर ऑटोमेटिकली मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त हो जाएगा. तो चलिए मुख्य पद के साथ तो यह संभावना नहीं बनती है. क्या हम अमुख्य पद को अमुख्य आधार वाक्य में व्याप्त करा लें और जबरदस्ती उसे निष्कर्ष में अव्याप्त रखें? इज इट पॉसिबल? लेट अस मेक एन अटेम्प्ट. अमुख्य पद को अमुख्य आधार वाक्य में व्याप्त कराने के लिए हमें इसे ए अथवा ई तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा. हाँ, और यह अमुख्य पद निष्कर्ष में अव्याप्त रहे इसके लिए हमें निष्कर्ष को आई अथवा ओ तर्क वाक्य मानना पड़ेगा. बात तो सही है. अब क्योंकि निष्कर्ष की भी दो संभावना बन रही है, अमुख्य आधार वाक्य की भी दो संभावना बन रही है, तो इन दो सूचनाओं के आधार पर हम मुख्य आधार वाक्य के बारे में क्या कह सकते हैं यह देखने की आवश्यकता है. अगर निष्कर्ष आई तर्क वाक्य है तो दोनों आधार वाक्य नियम 5 की रक्षा हेतु विध्यात्मक होंगे. करेक्ट. और साथ ही साथ नियम 2 की रक्षा हेतु जिसमें मध्यम पद को एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त होना चाहिए, इसके लिए हमें मुख्य आधार वाक्य को ए तर्क वाक्य स्वीकार करना पड़ेगा
किंतु इसके परिणाम स्वरूप युक्ति अवैध होगी, नियम 6 का उल्लंघन होगा, एएआई में नियम 6 का उल्लंघन होगा और एएआई में नियम 6 का वॉयलेशन होगा, युक्ति अवैध होगी और सत्तात्मक दोष से एक्सटेंशियल कर्जी से ग्रसित होगी। ओके, यदि हम कंक्लूजन कहते हैं ओ, तब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? कंक्लूजन है ओ, ठीक है, कंक्लूजन है ओ, तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम मुख्य पद को मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त कराएं। मुख्य पद को मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त कराने के लिए इसे हमें ई अथवा ओ तर्क वाक्य मानना पड़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि मुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक हो गया है तो अमुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, दोनों आधार निषेधात्मक थोड़ा होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, तब हमें ई ए ओ स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके साथ भी वही समस्या है कि युक्ति अवैध है, नियम 6 का उल्लंघन है, सत्तात्मक दोष से ग्रसित है। हम इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिगर में भी यह पाते हैं कि यह संभव किसी भी युक्ति के लिए नहीं है कि वह किसी पद को आधार वाक्य में व्याप्त कराए किंतु वह पद निष्कर्ष में अव्याप्त हो। थैंक यू।